everyone. In today's session, we are going to do complete explanation of class 6th science lesson number 3, that is fiber to fabric. Now let's start the chapter. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और वे दोनों बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि उस प्राइज मनी से वे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो जब उन्होंने क्लोथ मटेरियल की बहुत सारी वैरायटी देखी तो वे कंफ्यूज हो गए, जैसा फिगर 3.1 में है. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. तो शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि कुछ कपड़े तो कैसे थे, कॉटन के, और कुछ सिंथेटिक थे. ही ऑल्सो सी दैट इज फिगर 3.1. तो ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. उसके पास वुलन मफलर्स भी थे और शॉल भी थे. देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. और साथ ही साथ बहुत सारी सिल्क साड़ीज भी थी. पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने क्या किया, वो जो डिफरेंट फैब्रिक्स थे, कपड़े थे, उनको छुआ और महसूस किया. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. और फाइनली उन्होंने क्या खरीद लिया, एक कॉटन साड़ी और एक वुलन मफलर. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स. और जब वे उस क्लॉथ शॉप पर गए तो पहेली और बूजो ने नोटिस किया कि उनके आसपास बहुत सारे अलग अलग वेरियस फैब्रिक्स हैं. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. तो उन्होंने नोटिस किया कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टावल्स एंड डस्टर्स, ये सभी अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से बने हैं, यानी कपड़े से बने हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. और उन साथ साथ उनके स्कूल बैग्स और गनी बैग्स होते हैं जो बोरे हम यूज़ करते हैं, वे भी अलग अलग फैब्रिक के मीन्स जो थैले हम यूज़ करते हैं वे भी अलग अलग फैब्रिक के बने हुए हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. और उन्होंने ट्राई किया उसको पहचानने का. और किस प्रकार से पहचाना, कॉटन यानी सूती कपड़ा, वूलन ऊनी, सिल्क यानी जो है सिल्क, और सिंथेटिक, इस तरह से उन्होंने उन फैब्रिक्स की पहचान की. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं. सो देर इज़ अ एक्टिविटी वेराइटी इन फैब्रिक्स. सो एक्टिविटी 1, visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपने पास ही किसी टेलरिंग शॉप पर जाना है और स्टिचिंग के बाद जो कपड़े से जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उनको कलेक्ट करना है और उस कपड़े को फील करके, टच करके फील करना है और टेलर की हेल्प से उस पर लेबलिंग करना है कि कौन सा कपड़ा कॉटन का है, कौन सा सिल्क है, वुल है और कौन सा सिंथेटिक है. डू यू वॉन्डर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ. तो आप जो है बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ये अलग किस फैब्रिक के बने हैं, मीन्स किस कपड़े के ये बने हैं. When you look at any fabric, it seems a continuous piece. और जब आप किसी भी कपड़े को देखते हैं तो वो कैसा लगता है, कंटिन्यूस, जो है लगातार एक टुकड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा नज़र आता है. Now look at it closely. उसको ध्यान से देखिए. What do you notice in figure 3.2? तो जैसे एक फिगर 3.2 में दिया है enlarged view of a piece of fabric. तो एक कपड़े का एक छोटा टुकड़ा दिया है जो एक कंटिन्यूस पीस है. Now see activity 2. In activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn. Yarn क्या होता है, means धागा. At one of the edges and pull it out. Figure 3.3. If no loose, जैसे यहाँ figure 3.3 में दिखाया है, if no loose yarns are visible, you can gently pull
वन आउट विद अ पिन और अ निडल। तो आपको जैसे एक्टिविटी 1 में आपको टेलरिंग शॉप पर आप गए और वहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को लेबल किया, तो उन्हीं में से एक फैब्रिक को आपको लेना है। सपोज आप कॉटन के कपड़े का वही टुकड़ा सेलेक्ट कीजिए जिसको आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया था। इसके बाद एक सिरे पर कोई लूज यानी ढीला यान मीन्स धागा ढूंढने की कोशिश कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई धागा दिखाई न दे तो पिन या निडल की हेल्प से इसे धीरे धीरे बाहर खींचिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। तो हम क्या देखते हैं कि यार्न फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स, और कपड़ा किससे बना है? धागों से बना है। बहुत सारे धागों को एक साथ अरेंज करके फैब्रिक बना है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ? तो ये धागे किससे बनते हैं? सो there is a activity 3.2 means activity 3. take out take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on a table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other hand of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? तो जैसा कि यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है कि आपको एक यान लेना है, एक धागा लेना है कॉटन फैब्रिक का, और उसको एक थंब से एक साइड से उसको दबाना है और दूसरे को स्क्रैच करना है। तो आप देखोगे कि जब आप उसको स्क्रैच कर रहे हो तो छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे रेशे से निकल रहे हैं। सो you might have observed something similar when you try thread a needle. वह जब आप वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो उसको फिगर में जैसा आपने देखा तो वो ऐसा लगता है जैसे आप सुई में जब धागा डालते हैं तो जब उसमें से कोई छोटे छोटे ये निकल जाते हैं फाइबर्स, छोटे छोटे रेशे से निकलते, तो उसकी वजह से निडल में धागा नहीं जाता है। मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। कई बार क्या होता है धागे के एंड पर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स यानी अलग अलग रुएं से हो जाते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और इसकी वजह से ऐसा होने पर धागे को सुई में से डालने में बहुत मुश्किल होती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और जो ये पतले पतले रेशे होते हैं ये क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। फैब्रिक किससे बनते हैं? धागों से यानी यार्न से बनते हैं। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और यार्न्स किससे बनते हैं? फाइबर्स यानी रेशों से। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो कुछ फाइबर्स होते हैं, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, तो कुछ कपड़े जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन के जो भी फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें फाइबर्स? प्लांट्स और एनिमल्स से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हमें एनिमल्स से और प्लांट्स से फाइबर्स मिलते हैं ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जूट किसका एग्जाम्पल है? जो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट फाइबर से मिलता है। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और वुल और सिल्क किससे मिलता है? सिल्क फाइबर ये हमें एनिमल से मिलता है। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। और हमें वुल कहाँ से मिलती है? भेड़ और बकरी के जो ऊपर जो रुएं होते हैं उससे मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। और हमें वुलन ऊन कहाँ से मिलती है? रैबिट्स के हेयर्स, याक और कैमल के हेयर से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन बाय द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? ये जो सिल्क वॉर्म होता है उसका कोकून से वो निकाला जाता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. तो हजारों वर्ष तक जो वस्त्र कपड़े बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल फाइबर्स का ही यूज़ किया जाता था। इन द लास्ट 100 years और सो, और पिछले कुछ वर्षों में फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स।
तो पिछले कुछ वर्षों में फाइबर्स किससे बनाए जा रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल रिसोर्सेज, और वे जो है हमें किससे प्राप्त नहीं होते? हमें एनिमल्स और प्लांट्स के सोर्सेज नहीं हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है, जो फाइबर्स मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, वे क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। नाउ सब प्लांट फाइबर्स। तो जैसे मैंने बताया कि दो प्लांट फाइबर्स हैं जिसमें कॉटन एंड जूट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wicks? This cotton wool is used for filling mattresses, quilts और pillows. तो क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां जो कॉटन की दिया जलाने के लिए यूज़ करते हैं, विक्स, वो आपने यूज़ की है? इन विक्स को बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? और कॉटन का यूज़ जो है और किस में यूज़ होता है? मैट्रेसेस में, मैट्रेस के अंदर जो फिल करने के लिए, और क्विल्ट्स और पिलोज के अंदर जो कॉटन फिल करते हैं उसमें यूज़ होता है वुल का, कॉटन वुल का। टेक सम कॉटन वुल एंड पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। कुछ रुई लीजिए और इसे खींच कर अलग कीजिए और इसके कॉर्नर्स को भी ध्यान से देखिए। What do you observe? आप क्या देखते हैं? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. जो पतले पतले रेशे जो आपने देखे, वे क्या होते हैं? वे किससे बनते हैं? कॉटन फाइबर्स से। Where does this cotton wool come from? तो ये कॉटन वुल, ये रुई कहाँ से आती है? It is grown in the fields. ये खेतों में उगाई जाती है। Cotton plants are usually grown at places having black soil और warm climate. और कॉटन प्लांट्स कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट, यानी थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? तो क्या आप कुछ ऐसी स्टेट्स के नाम ले सकते हैं हमारे देश में जहाँ कॉटन ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। फ्रूट क्या है कॉटन प्लांट का? कॉटन बॉल्स। आपने कभी कॉटन बॉल्स को देखा है? आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। वे कैसी दिखती हैं? लेमन के साइज की दिखती हैं, नींबू के साइज की। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन। और जब ये मैच्योर हो जाती हैं, जब पूरी तरह पक जाती हैं, तो ये बीज टूटकर खुल जाते हैं और इसमें से क्या निकलता है? बीज निकलते हैं और साथ साथ इसमें से कॉटन फाइबर्स आप देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? तो आपने क्या कभी कोई ऐसा खेत देखा है जो बिल्कुल रेडी है, जो है कॉटन पिकिंग के लिए, कॉटन को चुनने के लिए? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो बर्फ से भर गया है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। और इन बॉल से कॉटन कैसे लिया जाता है? हाथों से चुना जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कंबाइंग। तो इसके बाद जो है कॉटन से बीजों को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और जब बीजों को कॉटन से अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। तो पहले ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक ढंग से कॉटन पहले हाथों से अलग की जाती थी, लेकिन आजकल दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल क्या है? मशीन्स का यूज़ किया जाता है कॉटन और उसके बीजों को अलग करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जैसा आपने देखा कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन वूल मिलती है हमें जो कॉटन बॉल्स होते हैं, कॉटन प्लांट के कॉटन बॉल से, मीन्स फ्लावर से मिलती है। लेकिन जूट हमें मिलता है उसकी स्टेम से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसकी खेती कब की जाती है? जब रेनी सीजन होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। और भारत में जूट कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एन फ्लावरिंग स्टेज। और जो है सामान्यतः जूट को कब काटा जाता है? जब उसमें
जब वो फ्लावरिंग स्टेज में, मीन्स उसमें फूल आ जाते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और जो उसकी स्टेम होती है उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डिप करके रख दिया जाता है। द स्टेम्स रोट, और जब स्टेम्स गल जाती हैं, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और उसके फाइबर को हाथों से निकाल लिया जाता है। टू मेक fabrics, all these fibers are first converted into yarns। तो अभी जैसा सबसे पहले हम फाइबर्स निकालते हैं, यहाँ जूट के फाइबर्स निकाले जाते हैं, फिर उससे यार्न्स बनाया जाता है, देन उससे फैब्रिक बनता है यानी कपड़ा बनता है। हाउ इट इज़ डन, तो ये कैसे बनता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, जो है कॉटन यार्न को किस तरह से हम धागे में कन्वर्ट करते हैं, कॉटन को किस प्रकार से यार्न करते हैं, उसको कताई कैसे करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, तो आप इसको खुद भी यार्न जो है उसको धागा बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? जैसा एक्टिविटी में बताया है कि एक हाथ में थोड़ी सी रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा फोर फिंगर के बीच में थोड़ी सी रुई को चुटकी में भरिए और उसको धीरे धीरे रुई से बाहर खींचिए और रेशो को लगातार ट्विस्ट करते रहिए। तो क्या आप उसको धागा बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होती है, जब फाइबर्स को यार्न्स में बना दिया जाता है, जो फाइबर्स होते हैं, रेशियो होते हैं, उसको धागों में कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग यानी कताई। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो जैसा मैंने बताया, स्पिनिंग क्या होती है, फाइबर्स में से यार्न्स बनाना, यानी जो फाइबर्स के रेशियो होते हैं उससे जो है धागा बनाना, और धागे से जो है हम फैब्रिक्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में रुई के छोटे छोटे रेशो को खींच कर ट्विस्ट करते हैं, और ऐसा करने से जो फाइबर्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और एक जो है यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। सो अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। और कताई के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसे हम तकली कहते हैं। और अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड स्पिनिंग इज चरखा। और एक और हाथ से काम करने वाली जो मशीन है वो क्या है, चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज, जैसा फिगर 3.11 में देखेंगे, देन यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलर। जैसे ये 3.11 फिगर में आपको दिख रहा है, ये चरखा है, और मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन ये हाथ से बनाया जा रहा है। तो पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि एक और सिंपल तरीका है, चरखे से हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चरखे का यूज़ सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ही एनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटिश। तो उन्होंने ही लोगों को हाथ से कते हुए जो धागे हैं उनसे बने हुए कपड़ों को पहनने, और ब्रिटेन की जो फैक्ट्रीज थी, मिल थी, उनमें बने कपड़े को उसको यूज़ नहीं करने के लिए कहा था कि हमें सिर्फ इंडियन कपड़े, हाथ इंडिया में बने हुए, भारत देश में बने हुए कपड़े पहनने चाहिए, बाहर देश के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और जो है स्पिनिंग यार्न धागा बनाने बहुत लार्ज स्केल पर जो है स्पिनिंग ऑफ यार्न धागे बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प से। एंड आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स। और जब स्पिनिंग से यार्न्स बन जाता है, धागा बनता है, तो उनसे क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक्स यानी कपड़े। अभी यार्न टू फैब्रिक, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से फाइबर से यार्न बनता है। अभी हम देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, यानी धागे से कपड़ा कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो धागे से कपड़ा बनाने की बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं। तो इनमें से द मेन टू प्रोसेसेस आर वीविंग
एंड निटिंग। तो इनमें से दो प्रोसेस क्या है, बुनाई और निटिंग यानी बंधाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुनाई यानी वीविंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। तो एक्टिविटी 2 में आपने देखा था कि जो कपड़ा है वो धागों के दो अलग अलग सेट को जो है अरेंज करने से बना था। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो धागों के दो अलग अलग सेटों को आपस में ऑर्गेनाइज्ड करने से जो है कपड़ा फैब्रिक बनाने की इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं पेपर स्ट्रिप्स से। तो एक्टिविटी 5 है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दो अलग अलग प्रकार की शीट्स लीजिए। कट स्क्वायर्स ऑफ पीसेस लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ईच शीट। तो दोनों को लेंथ और जो विड्थ है सेम 30 सेंटीमीटर ले लीजिए। नाउ फोल्ड द बोथ शीट्स इनटू हाफ। फिर दोनों को हाफ उसमें डिवाइड कर लीजिए। देन ऑन द वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12। तो जैसे फिगर 3.12 में दिखाया जा रहा है उस तरह से उसको मोड़ लीजिए। ऑन द अदर हैंड एज शोन इन फिगर 3.12b, जैसे ए और बी में अलग अलग दिखाया जा रहा है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। और फिर उन शीट्स को कट कर लीजिए और डॉटेड लाइन्स के साथ में और उनको अनफोल्ड कीजिए। Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12 C and D। तो जो हमने स्ट्रिप्स कट की उसको एक एक करके जैसे सी और डी में दिखाया जा रहा है उस तरह से एक दूसरे के अंदर वीव कीजिए, बुनाई कीजिए। शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल स्ट्रिप्स। तो फिर उसको जो है उसको होने के बाद जो आप दिखाइए। नाउ इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। उसी तरह से जैसे हमने दो अलग अलग शीट्स को लेकर वीव किया, बुनाई की, उसी प्रकार से कपड़ों का होता है 2 सेट्स ऑफ yarn। दो अलग अलग सेट्स जो है yarn के लेकर उनको वो जो है उनकी बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। द yarns आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। तो धागा जो है जो पेपर स्ट्रिप्स हमने बनाए थे उससे भी पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स। तो वस्त्रों की बुनाई किससे की जाती है, लूम्स यानी करघों से। जैसे फिगर 3.13 में दिखाया जा रहा है, ये हाथ से किया जा रहा है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो हैंडलूम्स जो होते हैं, लूम्स करघे जो होते हैं, या तो वो हाथ से चलाए जाते हैं या फिर वो मशीनों की हेल्प से भी वो चलाए जाते हैं। नाउ निटिंग अभी हमने देखा, वीविंग और निटिंग यानी जो है बुनाई किस तरह से होती है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। तो आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर किस तरह से बुने जाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न, जो निटिंग में एक सिंगल यार्न होता है, एक सिंगल धागा होता है, यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो इसकी बुनाई में किसी एक धागे का उपयोग जो है एक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो आपने कभी किसी भी फटी हुई सॉक्स में से एक धागा निकाल कर खींचा है। वॉट हैपन्स, क्या होता है। अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। और जो है वो सिंगल यार्न फटाफट से बाहर आ जाता है और वो फटे हुए जो सॉक्स है किसी धागे को खींचकर आपने देखा, और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि वो एक धागा लगातार खींचता चला जाता है और वो जो कपड़ा है वो जो है क्या होता है, वो जो कपड़ा बना हुआ है वो अलग होता जाता है, वो धागा बिल्कुल अलग हो जाता है। निटिंग इज डन बाय हैंड। और निटिंग किस तरह से की जाती है, हाथ की हेल्प से। निटिंग इज डन बाय हैंड एज ऑल्सो मशीन्स। तो निटिंग जो है हाथ से भी की जाती है और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो दोनों प्रकार की जो है बुनाई और वीविंग और निटिंग का यूज्ड जो है अलग अलग फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के लिए जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उसके लिए, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल।
तो किस प्रकार से हमारा इतिहास है वस्त्र बनाने का, कपड़ा बनाने का हिस्ट्री किस प्रकार से है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। तो क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि एंशियंट टाइम्स में लोग पहनने के लिए किस तरह के कपड़ों का, किस तरह के मटेरियल का यूज करते थे। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। तो पहले के समय में क्या करते थे वे, या तो पेड़ों की जो छाल होती थी, बार्क्स होती थी, बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी और जो फर्स होते थे, उनको अपना शरीर ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, और जब धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो उन लोगों ने पतली पतली टहनियों को तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लेस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, और जो लंबी लंबी वाइन्स होती थी, एनिमल्स की जो फ्लेस होती थी, यानी जो पशुओं की ऊन होती थी और उनके बाल होते थे, वे बालों को आपस में ट्विस्ट करके जो है उनकी स्ट्रैंड्स, उनकी लंबी लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। तो दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और उनको जो है क्या किया जाता था, उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन रीजन्स और नियर द गंगा रिवर ऑफ गंगा। तो पहले के टाइम में जो इंडियन थे, भारतवासी थे, वे रुई से बने हुए कपड़े पहनते थे, जो कहाँ पर, गंगा नदी के जो पास वाले क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, वहाँ उगाई जाती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। तो प्राचीन टाइम में जो है कपड़ों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की खेती भी की जाती थी। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river of Nile and were used for making fabrics. तो कपड़े बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की खेती की जाती थी। कहाँ पर, नील नदी के जो आसपास के एरियाज थे, वहाँ पर उसकी खेती की जाती थी। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पर लोगों को स्टिचिंग के बारे में, सिलाई के बारे में नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उस समय पर लोग अपने शरीर के भागों को, अपने पार्ट्स को ढकने के लिए सिर्फ कपड़े को लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और डिफरेंट अलग अलग फैब्रिक्स को ड्रैप करने का, यानी किस प्रकार से कपड़ों को लपेटने का अलग अलग वो यूज़ करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग मशीन निडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। और जब सिलाई की सुई के का जो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो इससे पहले जो है स्टिच्ड क्लोथ्स का अलग अलग वेरिएशंस होती थी। कपड़े जो है इस आविष्कार के पहले सिले कपड़ों में बहुत सारी अलग अलग वेरिएशंस होती थी, आ गई थी। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन जैसे ये एक बहुत ही सरप्राइज वाली बात है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और जो पगड़ी होती हैं, वो बिना सिले ही हम वस्त्रों के रूप में, कपड़ों के रूप में यूज़ करते हैं। और जब सिलाई के लिए जो है सुई आ गई, तो मनुष्य ने क्या किया, लोगों ने अपने कपड़े सिलकर पहनना शुरू कर दिया। और इस आविष्कार के, इन्वेंशन के बाद जो है सिले हुए कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी आ गई, अलग अलग तरह के सिले हुए कपड़े लोग पहनने लगे। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। जिस प्रकार से पूरे देश में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, खाना खाने की जो है अलग, पूरे देश में खाए जाने वाला जो खाना होता है, वो उसमें अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ होती है। उसी प्रकार से अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। तो उसी प्रकार से हमारे जो फैब्रिक्स हैं और पहनने की जो आइटम्स है, कपड़े हैं, उनमें भी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ share, comment and subscribe Yashika Singh Study Corner. Thank you.